हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वसीम जावेद ने। ही इज़ ए ब्रिलियंट पर्सन। और व्यूअर्स, कुछ लोगों के हाथ में अल्लाह ताला ने कुछ नेचुरल ही शिफा रखी होती है। काम तो सारे ही कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शायद अपनी कमिटमेंट, अपनी डेडिकेशन और अपने फोकस की वजह से बहुत कामयाब होते हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला का भी उनके ऊपर ख़ास करम होता है। तो डॉक्टर वसीम भी कुछ ऐसी ही पर्सनैलिटी हैं। हम तो इनमें बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं। फिजियोथेरेपी हो, वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर हो, बॉडी एडजस्टमेंट हो, ऑस्टियोपैथी हो। और व्यूअर्स, हमने तो ऑन एयर देखा है डॉक्टर वसीम के हाथों का कमाल। एक लड़का जिसकी लिटरली स्पाइन टेढ़ी हो चुकी थी, उस बच्चे को हमने शो पे बुलाया और उसकी बिफ़ोर की तस्वीरें भी दिखाई और फिर उनको फिज़िकली आपसे उनकी मुलाकात भी करवाई। अल्लाह ताला ने एक इतना अमेजिंग निज़ाम बनाया है जिसका नाम है मेडिकल साइंस। अब अगर हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं और राइट लोगों के पास जाते हैं तो व्यूअर्स हमें डेफिनेटली शिफा मिलती है। लेकिन जब हम रॉन्ग लोगों के पास जाते हैं और गलत किस्म की थेरेपीज़ करवाते हैं तो फिर अच्छी भली चीज़ भी बिगड़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज मैंने आपसे एक बड़ी ज़रूरी चीज़ पे बात करनी है जिसके बारे में मैं आजकल बहुत सुन भी रही हूँ और मैंने पर्सनली भी अपनी आंखों से ये चीज़ होते हुए देखी है, और ये है जिसको हम स्ट्रोक भी कहते हैं या फालिज भी कहते हैं, या पैरालिसिस, हाफ पैरालिसिस जो हो जाता है, चाहे वो एक साइड का बाजू हो, एक टांग हो, या पूरी की पूरी साइड हो जाए। अक्सर ऐसे होता है कि बिल्कुल जैसे आप सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लें, मुंह भी एक साइड से नहीं काम कर रहा होता, हाथ भी नहीं कर रहा होता आपका, वो भी नहीं कर रहा होता। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर फालिज क्या है हमें ये एक्सप्लेन करें, और अगर थोड़ा डिटेल में हमें बता दें तो फिर लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हाँ जी उनको फालिज का अटैक हुआ है, और डायबिटिक लोगों में हम ये बड़ा कॉमन देखते हैं और हाई ब्लड प्रेशर में भी देखते हैं। तो ये क्या मामला है? फालिज बेसिकली ब्रेन का एक डैमेज होता है हमारे दिमाग का, और उस दिमाग का एक हिस्सा, उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से कोई लोथड़ा हमारे जो खून के अंदर बन गया है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से, वो हमारे हार्ट से ब्रेन की तरफ चला जाए। दूसरा फालिज जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हुआ, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वेसल जो है वो फट गई। और तीसरा डायबिटीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेशन है। शुगर यानी कि जैसे हम कहते हैं उर्दू में, डायबिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से, उसका बहुत ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज की क्वांटिटी बॉडी को नुकसान होता है। एक और जो सबसे बड़ी वजह है डायबिटीज़ की, वो है कि बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर हो जाना, यानी कि जिस्म में कहीं मसला चल रहा है, हमारे पेट में, हमारे डायबिटीज़ में नहीं, फालिज में आपका मतलब है? फालिज में। हाँ। फालिज में कोई बहुत ज़्यादा जिस्म में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, और उसके बाद खून की सप्लाई इतनी कम हो जाती है कि ब्रेन को सप्लाई नहीं आ रही, और लो सप्लाई की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। अच्छा व्यूअर्स, इस पे भी इंशाल्लाह हम एक दिन प्रोग्राम करेंगे। हम लोग हमेशा हाई ब्लड प्रेशर को प्रॉब्लम समझते हैं। व्यूअर्स, नॉर्मल से बहुत लो ब्लड प्रेशर भी एक बड़ी डेंजरस कंडीशन है, और जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक कर सकता है और आपकी डेथ भी वाक़ई हो सकती है, उसी तरह हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हेमरेज, ये सारी चीज़ें आपको बहुत लो ब्लड प्रेशर में भी हो सकती हैं। सो प्लीज़, अगर ब्लड प्रेशर लो है और नॉर्मल की रेंज से ज़्यादा लो है तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ज़रूरी है। इस पर इंशाल्लाह हम किसी दिन ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अब खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ी दे, किसी को हो जाता है स्ट्रोक या फालिज का अटैक, फ़ौरन क्या करना चाहिए? अच्छा, किसी को अगर स्ट्रोक या फालिज हो गया तो सबसे पहले तो इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन। अक्सर ऐसा होता है कि बंदा उठता है और ये प्रॉब्लम हुई भी होती है। ऐसे इसके लिए हमें फ़ौरन एक तो पेशेंट को शिफ्ट करना है टू द हॉस्पिटल, एमरजेंसी शिफ्ट करना है, और एमरजेंसी में वो फ़ौरन ट्रीटमेंट देते हैं कि बॉडी जो है, जो कि एक शॉक में चली गई है, उस शॉक से मरीज़ को बचाया जाए। और व्यूअर्स, चाहे 3 दफ़ा पहले किसी को फालिज का अटैक हो चुका हो, आपने फिर भी उनको अस्पताल लेके जाना है। कुछ लोगों में ये रिकरिंग प्रॉब्लम होती है, तो लोग क्या करते हैं कि भाई डॉक्टर ने तो वहाँ पे बस ऑब्जर्व ही किया था, तो इतनी कोई वो चीज़ तो नहीं होती, दवाइयाँ तो बाद में देनी है, तो फिजियोथेरेपी। खुदारा प्लीज़, चाहे 10 दफ़ा फालिज का अटैक हो, आपने हर बार इमरजेंसी में लेके जाना है। खुद नहीं लेके जा सकते, 1122 को फ़ोन करें और उनको बताएं कि जी फालिज का अटैक हुआ है, फ़ौरन आए, वो फ़ौरन पहुँच जाएंगे आपके पास। सो प्लीज़ व्यूअर्स, हॉस्पिटल इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इसकी मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ। हमारे पास एक पेशेंट था, उसको इसी तरह फालिज का अटैक हुआ, तो एक मेडिसिन यूज़ होती है जो ज़बान के नीचे रखते हैं, और लोग समझते हैं कि शायद मेंटेन हो जाएगा हार्ट अटैक के लिए, तो जो लेते ये हैं। रीज़न थी पेशेंट की डेथ की कि
टाइमली एक्यूटली हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया, हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया और पेशेंट की डेथ हो गई। तो इसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंट को, बिकॉज इट्स एन एमरजेंसी कंडीशन, आप फ़ौरन पेशेंट को लेकर जाएं। और कहते हैं कि अगर 9 आवर्स से पहले आप पेशेंट को शिफ्ट कर दें हॉस्पिटल में तो बहुत सारी ट्रीटमेंट अप्रोचेज हैं जिससे पेशेंट्स के फ्यूचर डैमेजेस को, नुकसान को बचाया जा सकता है। और वो अगर फालिज यहाँ पे पहुंचा हुआ है, पूरी आधी बॉडी हुई है, राइट टाइमली ट्रीटमेंट पे उसी वक्त में चीज कुछ रिवर्स हो जाती है, कुछ हाथ पांव चल पड़ते हैं, चलो फेस नहीं भी मूव कर रहा तो कुछ बेहतरी की तरफ जा सकता है। व्यूअर्स हमेशा याद रखें, ट्रीटमेंट राइट टाइम पे और उससे बेहतर प्रिवेंशन अवॉइड कर जाएं, जिसमें आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, आपने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल के अंदर रखना है, आपने अपने हेल्थ को ऑप्टिमल रखना है। चलें जी, अब खुदा न खास्ता हो गया स्ट्रोक, इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो हो गई, डॉक्टर ने दवाइयाँ भी दे दी, आपका काम कहाँ से स्टार्ट होता है सर? हमारा काम स्टार्ट होता है जैसे ही पेशेंट शॉक। और क्या काम, क्योंकि आप इतनी वेरियस, एक्यूपंक्चर भी है, वेस्टर्न मतलब देयर सो मेनी थिंग्स आप करते हैं, फिजियोथेरेपी, तो कौन कौन से एरियाज को फिर आप एंगेज करते हैं इसके? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फिजियोथेरेपी का कंपोनेंट आता है, बिकॉज जैसी फालिज हो जाता है, मेडिकेशन देते हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट का मेंटेन हुआ, बॉडी को डैमेज आ गया, ब्रेन का हिस्सा डैमेज हुआ, आधा हिस्सा काम करना छोड़ गया, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है शॉक से पेशेंट को निकालना। यानी कि जब शॉक आता है तो पेशेंट का बॉडी का आधा हिस्सा बिल्कुल हिलना बंद कर देता है, आप ऐसे हिलाएं उठाएं बाजू तो ऐसे गिर जाता है। और उसके साथ साथ सर ये भी जो एक मेंटल थेरेपी भी आप करते हैं उस पर भी आपने ज़रूर बात करनी है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ जब ये होता है, देखिए ना, मैं दोनों हाथ उठाना चाह रही हूँ, मेरा एक उठ रहा है दूसरा नहीं उठ रहा, अब एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल, डिप्रेशन, ऊपर से आधा आपका मुंह का हिस्सा भी नहीं वर्क कर रहा, या चलो आपका बाजू और टांग नहीं कर रहा, मुंह आपका फिर भी ठीक है, अब आप देख रहे हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उस फ्रस्ट्रेशन में भी इंसान का बड़ा बेड़ा गर्क होता है, बड़े लोग तो हिम्मत ही हार जाते हैं, बिस्तरे से नहीं उठते। बिल्कुल, इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है काउंसलिंग, तो नो डाउट इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट एजुकेशन, यानी कि पेशेंट को बताना कि उसको क्या इश्यूज़ हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या स्टेजेस हैं, जैसे इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में बिल्कुल फ्लैसिडिटी, यानी कि बिल्कुल हिस्सा गिरा हुआ होता है, वो हिलता नहीं, जब आप अस्पताल अभी लेके जब गए अस्पताल, और ये रहता है तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए। अच्छा, इतनी देर रहता है अगर फालिज जो है एग्रेसिव है। और उसके बाद 15 डेज़ 20 डेज़ के बाद जो है ना, जिस्म के हिस्से अकड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पैस्टिसिटी आना शुरू हो गई है। और जब ये अकड़ते हैं उसके बाद रिकवरी फेज़ आती है, वो तीसरी फेज़ होती है जिसमें पेशेंट ठीक होना शुरू होता है। लेकिन सर एक बात बताएं, जैसे कि जो पहले आपने कहा कि 10-15 दिन में तो कुछ भी नहीं हो रहा होता, उन 10-15 दिनों में भी क्या थेरेपी दी जाती है? लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं हाथ ना लाओ, छाड़ दो। 2 प्रॉब्लम्स इसमें लोग बहुत ज़्यादा कॉमन करते हैं। एक तो मसाज शुरू कर देते हैं, क्योंकि मसाज जो है वो लोग समझते हैं शायद खून का बहाव बेहतर होगा, ऐसा नहीं है। खून का बहाव मसाज से बेहतर नहीं होना, आप जैसे ही मसाज करेंगे कमज़ोरी आ जानी है उस हिस्से में। दूसरा ये कि अगर वर्जिश नहीं करेंगे फ़ौरन स्टार्ट, दवाइयों को मेंटेन करने के फ़ौरन बाद, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के फ़ौरन बाद, तो उसके बाद वर्जिश ना करने की वजह से जो हिस्सा एक दफ़ा काम करना छोड़ गया वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता जाएगा। तो फिज़ियोथेरेपी करने से वो जो कमज़ोरी है उसको अवॉइड किया जा सकता है। मसल का जो गोश्त की एक थिकनेस है, मोटाई है, वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती जाती है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए वर्जिशें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। नॉर्मली जब हम ये वर्जिशें छोड़ देते हैं और उसके बाद अगली फेज़ आती है जब जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है, टांगें अकड़ना शुरू हो जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा अकड़ जाती हैं कि जिस्म के हिस्से जो है ना, जिस्म के पट्टे वो कंट्रैक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो सूख के इतने पतले और छोटे हो जाते हैं कि उनको खोलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर एक टफ सिचुएशन बन जाती है, जिस्म के साथ लड़ना पड़ता है। हमारी एक रिलेटिव है, उनको इसी तरह स्ट्रोक हुआ तो उनका जो सबसे ज़्यादा मुतासिर एरिया हुआ था उनका हाथ हुआ था। अब अभी भी उनका हाथ ऐसे होता है और वो मतलब काम वाम कर लेती हैं, लेकिन मैंने उनको उस दिन कंघी पकड़ाई, मैंने कहा अब जरा आप कंघी तो करें अम्मा, करने की कोशिश तो करें, तो कंघी यहाँ से ऊपर हाथ ही नहीं जा रहा था और वो कंघी भी सही ग्रिप नहीं हो रही थी और मेरा इतना दिल ख़राब हो रहा था कि ये एक इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी वो खातून, और अब उनकी तबीयत अब मतलब आपके सामने ही है। और वो ये ना कि राइट टाइम पे अगर करा लिया होता तो ये कोई मसाइल ना रहते, या कम से कम बहुत मिनिमल हो जाते, क्योंकि उम्र के साथ व्यूअर्स याद रखें मज़ीद और ये चीज़ें कमज़ोर होती हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा ब्रीफली कि जो इसमें सिम्टम्स आते हैं, एक तो ये आता है कि पेशेंट का सेंसेशंस यानी कि टच करने की हिस्स जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो वीक हो जाती है। दूसरा ये पट्टे बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, पट्टों में अकड़ान शुरू होता है, तो ये वाला पैटर्न बाजू पे बनना शुरू हो जाता है और पाँव भी इसी तरह घूम जाता है।
पेशेंट को पट्टे शॉर्ट होकर कंट्रैक्चर बन जाते हैं, यानी कि वो एक हड्डी की तरह का स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर बड़े लोग बोटॉक्स वगैरह भी लगाते हैं इन मामलात में, क्योंकि इन्हीं की जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनको बोटॉक्स के भी इंजेक्शंस अगर बहुत क्रॉनिक हो जाना तो ज़रूर लगवा लेना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वक्त पे फिजियोथेरेपी करवा ली जाए तो कभी भी नुकसान नहीं होता। एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो कंधे का जम जाना, क्योंकि जिनको फालिज होता है उनका कंधा नॉर्मली उतर जाता है और उतरने की वजह से लोग उठाने के लिए जैसे ही मरीज़ को खड़ा करते हैं तो वो बाजू से ही खींचने की कोशिश करते हैं, तो इस दौरान जो है कंधा और लूज़ हो जाता है और वो बिल्कुल उतर जाता है, डिसलोकेट हो जाता है। बिल्कुल, ये दिस इज़ द राइट वर्ड। तो वो डिसलोकेट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट के बाजू की पेन कभी भी ख़त्म नहीं होती, हाथ सूज जाता है। लेकिन सर क्या फालिज का मुकम्मल इलाज हो सकता है डॉक्टर साहब? फालिज अगर तो टाइमली अगर इसको ट्रीट किया जाए, यानी कि राइट आफ्टर, मतलब बंदा वापस 0 मीटर पे जा सकता है। एग्जैक्टली, राइट आफ्टर सेकंड और थर्ड डे अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ली जाए और उसको कंसिस्टेंटली यानी कि रोज़ाना उसको फॉलो किया जाए तो पेशेंट बिल्कुल 100% बेहतर हो सकता है। हम नॉर्मली ख़राब पेशेंट तब करते हैं जब वक्त पे इलाज नहीं कराते। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, आपका तो जो भी मामला है, लेकिन जो लोग अभी घर पे देख रहे हैं, गाँव में, देहातों में, डिफरेंट एरियाज़ में, दूसरे शहरों में, उनको आप क्या गाइडेंस देंगे? लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई फिजियोथेरेपी इतनी महंगी होती है, हम किस तरह कराएं? तो कुछ इस पे गाइडेंस देंगे कि मतलब क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, क्या मामला होता है? अभी इस वक्त पंजाब के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्ट्रोक सेंटर्स बनना शुरू हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, इससे पहले तो नहीं थे, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। 40-40 साल 35-35 साल के यंग मर्द औरतों को स्ट्रोक हो जाता है, उनको हो रहा है, ऐसे ही है। तो उसके लिए बहुत सारे सेंटर्स बन गए हैं गवर्नमेंट में, हमारा नो डाउट तकरीबन फ्री इलाज है, और अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन NGOs ऐसी आ गई हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं ट्रीटमेंट में और लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो बिल्कुल इलाज अवेलेबल है, सस्ता इलाज अवेलेबल है, आप ज़रूर करवाएं, उसको मिस ना करें। बिकॉज मैं समझता हूँ कि अगर नहीं इलाज करवाते और सिर्फ घर में कुछ इलाज करते हैं, देसी टोटके करते हैं, वो नुकसानदेह है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या फालिज का इलाज तकलीफ दे है? क्योंकि ये एक और बात है जिसके ऊपर मैंने बड़ी जगह पे पढ़ा है कि यार ऑलरेडी एक तकलीफ से गुजर रहे हैं, मजीद अपने आप को अजियत से गुजारें, क्योंकि लोगों के जहन में ये होता है कि भाई पता नहीं क्या खींचातानी करेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। फालिज का इलाज बिल्कुल भी तकलीफ दे नहीं है। वो एक सेशन, मिसाल के तौर पे एक ट्रीटमेंट किया 50 मिनट्स का, तो उससे उसी दिन पेशेंट को डिफरेंस मिलता है, और अगर उसको फॉलो किया जाए यानी कि रोज़ाना किया जाए तो रोज़ाना पेशेंट में चेंज आ रहा होता है। क्योंकि देखिए पहले तो रोज़ाना करना है, उसके बाद फिर उसको कम कर दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को हम इतना इंडिपेंडेंट कर देते हैं और इतनी सारी चीज़ें सिखा देते हैं, या उसके घर वालों को इतनी सारी चीज़ें सिखा देते हैं कि वो उनको फॉलो करें, वो सारे प्रोसेसेस जो हम उनको सिखा रहे हैं उस पर अमल करें, पेशेंट को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फैमिली को क्या गाइडेंस देते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप ये वाली बातें जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैमिली को क्या आपने गाइडेंस? मुझे आज भी याद है कि एक जगह मैं खड़ा हुआ था, पेशेंट हमारे सामने फालिज का था, तो किसी ने उनको कहा कि अब इसने कभी भी ठीक नहीं होना, बस अब खिदमत किया करें इनकी। तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि अगर किसी को एक दफ़ा फालिज हो गया तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। तो फैमिली को गाइडेंस ये है कि प्लीज़ आप पेशेंट को सपोर्ट करें, पेशेंट को हिम्मत दें, बिकॉज आपकी जो हिम्मत है ना वो पेशेंट को ज़्यादा खड़ा करने में हेल्प करेगी। दूसरा ये कि पेशेंट की मोटिवेशन, यानी कि पेशेंट को बार बार बकअप करना कि जी आप मेहनत करें, कोशिश करें, आज आपने इतने कदम चलने हैं, आज जो है आपने ये वर्जिशें इतनी दफ़ा करनी है, पेशेंट के साथ एंगेज हों, उसकी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पेशेंट के रेस्ट का ख्याल रखें। इन तमाम चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस सारी सपोर्ट से, बिकॉज आपने जो शुरू में बात की कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो फैमिली की काउंसलिंग और पेशेंट की काउंसलिंग। अच्छा, इसके साथ एक और भी चीज़ है, लोग देसी टोटके बड़े ट्राई करते हैं, पहलवानों के पास ले जाते हैं, वो ये कबूतर का सूप पी लो। देखिए मतलब पता, कबूतर का सूप पी लो, बट कबूतर इतना को गंदी, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल एनिमल, इट्स अ ब्यूटीफुल बर्ड, बट उसका सूप बना के पीना पता नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक। अच्छा, तो ये इन चीज़ों पे भी मैंने पूछना है आपसे। एंड उसके साथ साथ व्यूअर्स, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए दम दरूद बहुत खूबसूरत चीज़ है, दुआ करें, मैक्सिमम करें, कोई किसी के पास ले जाना है दुआ करवाने के लिए, वो सब चीज़ें अपनी जगह बजाएं, लेकिन व्यूअर्स उसके साथ साथ ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है। अब मैं बात कर रही हूँ उसकी बीच की चीज़ की। एक तो होता है ना कि आपने दम दरूद वगैरह, आपने वो मतलब दुआ शुआ ये वो करवाई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ में आप अपना मेडिकल इलाज करें। मसला ख़राब होता है बीच वाली चीज़ में कि किसी के पास ले गए, वो खूंची, मतलब आप एक तरफ फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं तो दूसरी तरफ आप, तो इस पर भी बता दें कि केस कितना ख़राब हो जाता है। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये लाइक एक्सरसाइज पेशेंट के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद मेडिसिन जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने बाकी तमाम चीज़ें की और एक्सरसाइज यानी कि वर्जिशें मिस कर दी और उसको फॉलो ना किया, वर्जिशें रोज़ाना ना की, तो पेशेंट जो है उसकी रिकवरी कभी भी ना तो दम दरूद से आनी है, ना ही कभी कोई मसाज मालिश करने से मतलब आनी अल्लाह है, मियाँ पेशेंट को शिफा देने एक्टिविटी वाले हैं। करने से मतलब आनी है। पॉइंट ये है कि देखिए सिर्फ दुआ करने से अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें क्यों क्रिएट की हैं? अगर रब ताला चाहते तो मेडिकल साइंस नाम की कोई चीज़ ही ना होती। बिल्कुल और बहुत सी चीज़ें आजकल जो मेडिकल साइंस में की जा रही हैं वो ऑलरेडी कुरान हमें स्टेट कर चुका है। सो द पॉइंट इज एक चीज़ इन सिंक है, मेडिसिन एंड रब ताला एग्जैक्टली। साथ लेके चले, इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। लेकिन वही वाली बात है ना कि आप सिर्फ मेडिसिन खा रहे हैं, फिजियो नहीं करा रहे, साथ फिजियोथेरेपी नहीं करा रहे, प्रॉब्लम है। आप सिर्फ फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, मेडिसिन छोड़ दी आपने, अगेन गलत बात। देखिए जितनी देर की ट्रीटमेंट डॉक्टर ने कही है ना व्यूअर्स, वो करनी है। दिमाग एक ऐसी चीज़ है, आप उसको फिजिकली नहीं देख सकते अभी। आपने कोई मतलब ऑब्वियसली MRI इस तरह का कोई मामला किया तो आपको पता चलेगा। अब आपको लग रहा है आप बिल्कुल ठीक हो गए, मैं तो बिल्कुल सेट हो गया हूँ, मैं मौके दिमाग का अभी तक डैमेज चल रहा है, उसकी मेडिसिन की ज़रूरत है, आपने बिला वजह छोड़ दी। यही चीज़ करते हैं लोग, आपको पता है टीबी के अंदर बिल्कुल अभी टीबी का इलाज पूरा नहीं होता, लोग दवाइयां छोड़ देते हैं, फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है। सो व्यूअर्स प्लीज, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और जो भी बाकी आपके मामला हैं उन सबको आपने साथ लेके चलना है और कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें नहीं करनी कि एक तरफ फिजियोथेरेपी करा रहे हो तो दूसरी तरफ आप पहलवान के पास जा रहे हो, आपका बाजू टेढ़ा कर रहे हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे फालिश के दौरान पट्टे जो है वो अकड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो बैलेंस का आउट होना होता है कि पेशेंट को पता नहीं लगता कि वो खड़ा सही है कि नहीं है, बैठा सही है कि नहीं है। नॉर्मली अगर राइट साइड का फालिज जो है तो पेशेंट राइट साइड पे गिरना शुरू हो जाता है, खड़ा हुआ है तो राइट साइड पे फॉल करना शुरू हो जाता है, बैलेंस ऑफ हो जाता है, बैलेंस आउट हो और जाता है। देखिए तो वो इतनी देर जब बैलेंस ऑफ रहेगा तो जब आप ठीक होंगे तो फिर को तो बैलेंस को ठीक करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी, और इस तरह चलना एक बड़ा ज़रूरी एलिमेंट होता है। जब पेशेंट कदम रखता है तो एक जो सही लेग है वो तो बहुत अच्छी रख लेता है, लेकिन जो ख़राब लेग है, अफेक्टेड साइड है, उसको पता ही नहीं होता कि क्या वो ठीक रख रहा है कि नहीं रख घसीटी रहा। जा रही होती है, कभी पैर ही नहीं उठ रहा होता। हाँ, इस वजह से पेशेंट अक्सर फालिज के बाद गिर जाते हैं, उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज के वो चलने की जो है ना ट्रीटमेंट नहीं हुई होती पेशेंट की। बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके आए हैं दिखाने के लिए एक थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पे हम मजीद अभी व्यूअर्स बात करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट यू टू आल्सो अंडरस्टैंड के किस किस्म की ट्रीटमेंट्स होती हैं। सो वो हम अभी आपके साथ ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये बहुत महंगे नुस्खे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। और क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर फालिज हो जाए तो अमीर को हो जाए तो वो तो फिर भी ठीक हो जाता है, गरीब को हो जाए तो उसका फिर कोई, उसके बहुत सारे सोल्यूशंस मौजूद हैं। असल में वही बात है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। नो डाउट आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ अभी नहीं हैं न्यूरो के हवाले से या स्ट्रोक के हवाले से, फालिज के हवाले से, लेकिन स्टिल देयर आर सिस्टम्स जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, तो आप गवर्नमेंट में जाके लाजमी इलाज करवाएं। अगर वहाँ आपके पास एक्सेस नहीं है गवर्नमेंट के इलाज का, तो आपके करीब जो भी फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स मौजूद हैं उनके पास जाएं, उनसे इलाज करवाएं, ताकि आपको वो वाली जो आपकी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड की जा सके जो आपको ज़रूरत है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपको फालिज होता है ना जिस वक्त, उस वक्त आपका जो प्राइमरी डॉक्टर होता है ना वो आपका मेडिसिन वाला डॉक्टर है, फिर उसके बाद वो आपकी मेडिसिन सेट कर देता है। लेकिन जब आप वहाँ से अपने हॉस्पिटल से बाहर निकल आते हैं, उस वक्त आपका, अब इस वक्त प्राइमरी डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट बन गया, बिकॉज अब फिजियोथेरेपी अच्छी होगी तो आपका अच्छा इलाज होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसका बहुत ज़्यादा पुराना हो, जैसे कि किसी को 10 साल पहले फालिज का अटैक हुआ, अभी वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या अभी भी कुछ हो सकता है? उसमें जो रिकवरी आ सकती है वो बैलेंस में आ सकती है, उनके चलने में आ सकती है, अकड़ाव में। हाँ बिल्कुल, अकड़ाव में भी आ सकती है। अकड़ाव ऑब्वियसली बैलेंस और ये जो चलना है ना उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि मस्कुलर टाइटनेस जो है उसको रिलैक्स करना है, तो वो भी हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हड्डी के कंट्रैक्चर्स बन गए हैं तो उनको खोलना मुश्किल हो जाता है। बट अदर देन दैट और भी गैजेट्स मौजूद हैं, वॉकर्स मौजूद हैं। एक टर्म कहलाती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी को कितना बेहतर बनाया जा सकता है, मयार बेहतर किया जा सकता है, कितना बेहतर किया जा सकता है। तो हम जो इस तरह के 10 साल पुराना जिनको फालिज हो गया, उनके मयार को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स। और देखिए, जस्ट बिकॉज अगर ये याद रखिएगा, ये सारी हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी फिंगर्स हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे एल्बोज हैं, कोई एक चीज़ अकड़ जाए ना, देखने में तो कोई इतना ऑड नहीं लगता, लेकिन जो गुजर रहा होता है ना व्यूअर्स, कि एक चीज़ होने के बावजूद भी वो यूज़ नहीं कर सकता।
सो द पॉइंट इज़, अगर घर में भी कोई ऐसे बुजुर्ग या कोई ऐसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो फालिज के इस पूरी मामले से निकल गए हैं और उसमें से निकल आए हैं, लेकिन अभी भी कोई उनकी बॉडी का पार्ट उनको तंग कर रहा है, तो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी के मयार को बेहतर करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए प्लीज़ उनको थेरेपी में अभी भी आप डाल सकते हैं। ब्रेक की तरफ जी सर। मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगा, एक चीज़ कहलाती है लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी होती है नॉर्मली 50 ईयर्स के बाद अगर किसी को फालिज होता है तो उनके माइंड में होता है कि अब हमें फालिज हो गया तो बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आपकी ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने जितनी लिखी है वही है, लेकिन आप ये सोच के ज़िंदगी गुजारें कि जो अगले मेरे 20 साल 25 साल 30 साल जितने भी बाकी हैं उसमें मैंने ज़िंदगी बेहतर कैसे खुशगवार अंदाज में इंसान गुजारे। और जो बंदा तकलीफ में है या जो बंदा अपने आप को मजबूर फील कर रहा है, वो बंदा कभी भी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से नहीं जी सकता। और व्यूअर्स, आई एम सॉरी, चाहे आप 80 साल के हों, चाहे आप 100 साल के हों, चाहे आप 20 साल के हों, हर इंसान का हक है कि जितनी भी उसकी ज़िंदगी बाकी है वो भरपूर अंदाज से जिए। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें कि लोग जिंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे तवज्जो दे रहे होते हैं। उनको ये टेंशन नहीं होती हम 20 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे। जब वो अपनी ज़िंदगी के मयार को बेहतर करेंगे तो वैसे ही लंबा जिएंगे। और इस दुनिया से जब भी रुखसत होना है, मुस्कुराते हुए जाना है हमने। खैर, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो वो गैजेट्स और टूल्स दिखाएंगे जो यूटिलाइज किए जाते हैं, ताकि जो खौफ है लोगों को ना कि पता नहीं फालिज का किस किस्म का इलाज होता है, हम आपको फिजिकली यहाँ पे दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती है बैलेंस को ठीक करने के लिए, टाइटनेस को ठीक करने के लिए। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, देखें ये खुद ही मूव कर रहा है। डॉक्टर साहब ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली आपके जो पेशेंट है उसके हाथ इस पर प्लेस कर दिए जाते हैं और फिर इसमें होता यह है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि फालिज का जो पहला फेज़ होता है उसमें बिल्कुल जिस्म हिल नहीं रहा होता, तो हम पेशेंट का हाथ इस मशीन पे रखवाते हैं क्योंकि पेशेंट तो हिला नहीं रहा होता, एक सपोर्ट होती है हाथ की, वो हम पेशेंट को पहना और क्योंकि मशीन की कंसिस्टेंट मूवमेंट होती है ह्यूमन बॉडी और उससे एक्सरसाइज पेशेंट की होती रहती है, खुद ही वो हिलता और यही चीज़ पैरों के भी, यही लेग्स के लिए ये तो आपका या तो दोनों चीज़ें साथ हो सकती हैं। अगर मतलब ज़्यादा एज है पेशेंट की तो पहले आपने लेग्स का हिस्सा कर लिया, फिर आपने हाथों का कर लिया, हम सेपरेटली और इसके ऊपर आप प्रॉपर स्पीड से भी कर सकते हैं। और बात यह है कि अगर इंसान का हाथ छूट भी जाता है या व्हाटएवर, तो आप देखें कि वो खुद ही चल रहा है, वो खुद ही चल रहा है। अब हमने इसको फॉर एग्जांपल स्टॉप कर दिया तो ये खुद रुक जाएगा, ये खुद ही इसने इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर पेशेंट जो है वो जोर लगा रहा है तो मशीन अपना लोड खुद ही कम कर देती है, पेशेंट की हेल्थ जो है वो ज़्यादा शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली पेशेंट का जोर ऐड होने से हम वेट भी ऐड कर सकते हैं, रेजिस्टेंट ऐड कर सकते हैं। तो फेजेस होती हैं, वीकनेस से पेशेंट खुद काम कर रहा है, से रेजिस्टेंस, इस तरह जैसे जैसे स्टेप्स इंप्रूव होते हैं पेशेंट की ताकत बेहतर होती जाती है। बिल्कुल सही। तो एक तो ये चीज़ हो गई, राइट, एक तो ये ऑप्शन है जो आपके पास है और ये मतलब गाड़ी में रख के ले जाया जा सकता है, ये गाड़ी में रख के ले जाया जा सकता है। वैसे तो न्यूरो यानी कि फालिज के पेशेंट्स के लिए पूरा यूनिट चाहिए होता है जिसमें से जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं गाड़ी में एक्सेसिबल थी वो लाइक आई एम हेयर टू टुक इट, तो जो बाकी चीज़ें हैं वो बड़ी ह्यूज मशीन्स हैं। बट वही है ना कि वो अगर आप ले जा सकते हैं किसी पेशेंट को तो ग्रेट, बट ये जिस तरह सीनियर होते हैं, बहुत एज में ज़्यादा होते हैं, या छोटे बच्चों का भी कभी कभी इशू हो जाता है, अल्लाह ना करे कि किसी बच्चे को स्ट्रोक हो, बट हो जाता है, वो तो किसी भी एज पे जाता है। हमारे साथ मोहम्मद परवेज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ही इज़ अ हेल्दी पर्सन, मतलब इस तरह से इनको कोई इशू नहीं है, लेकिन हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस और क्या क्या व्यूअर्स इनोवेशंस आ चुकी हैं जो तकलीफदेह नहीं है। एक वक्त पे ये भी होता था बांध देते थे जिस्म पे चीज़ें रख के, वो मतलब जैसे अगर बाजू और वो चीज़ें सीधी नहीं हो रही तो वो स्टिक लगा के स्प्लिंट कर देते थे, स्प्लिंटिंग कर देते, जो आपको पता है और मसाइल फिर क्रिएट करता था, जो वीकनेस कर देता था, स्टिफनेस कॉज करता था। अब ये मशीन जो है ये आपके सामने जैसे नज़र आ रहा होगा, अगर आप इसको करीब करके दिखाएं तो इसमें इस मशीन में फंक्शन ये है कि ये खुद हिलती है टेक्निकली और पेशेंट जो है एक्सरसाइज करता रहता है। हमें हाथ से जब एक्सरसाइज करानी पड़ती थी तो इसमें एक इशू ये आता था कि फिंगर्स सारी होल्ड नहीं होती थी, लेकिन इस मशीन के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि पेशेंट अब आराम से एक्सरसाइजेज जो है वो परफॉर्म कर सकता है हाथ की। तो इसके साथ हम पेशेंट को बॉल भी पकड़वा सकते हैं कि वो पेशेंट अगर ज़ोर लगाना चाह रहा है तो पेशेंट भी इसमें ज़ोर लगा सकता है अपना, और इन द सेम वे वो बॉल पकड़ सकता है, कोई भी ग्रैस्प करने वाली चीज़ पकड़ सकता है, तो इसकी ट्रेनिंग पॉसिबल है। अच्छा, आगे हम देखते हैं तो तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके सामने पड़ा हुआ है ये करंट्स हैं। मसल जब काम नहीं करते तो उनको एक्टिव करने के लिए थोड़े से शॉक्स देने पड़ते हैं। शॉक्स देते हैं, और देखिए बाहर के मुल्क में दिमाग की भी जब थेरेपी जब करते हैं तो अब वो शॉक्स का उन्होंने लेवल कम कर दिया है, मतलब बहुत से ऐसे लोग जो डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का और जिनको मेंटल हेल्थ के बड़े सीरियस इश्यूज होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया भी होती है, तो उनको दिमाग पे यही वाले शॉक्स दिए जाते हैं 3-3 4-4 दफ़ा दिन में। ये शॉक्स जो है ना ये बेसिकली यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट के लिए,
और इनका फ़ायदा ये होता है ये बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देते, लेकिन ये मसल को स्किन के थ्रू मसल को एक्टिवेट करते हैं, जगाते हैं, क्योंकि मसल बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते, तो जो वीक मसल है उन पे जब हम लगाते हैं तो ये मसल वार्म अप भी होते हैं और एक्टिव भी हो जाते हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो लाइक जैसे ही मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो लाइक अभी मैंने कंट्रैक्शन की है, करंट बढ़ाया तो इनको फील हुआ एकदम से करंट, ये फिंगर आपको बैंड होती हुई नजर आ रही होंगी। तो कहते जी आपकी बड़ी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, करंट लग रहा है। इसमें 10 सेकंड का गैप होता है। दर्द तो नहीं हो रही, करंट लग रहा है। 10 सेकंड का इसमें गैप होता है एक करंट से दूसरे करंट के दरमियान में, तो पेशेंट को करंट फील होता है, कंट्रैक्शन आती है, फिर रिलैक्सेशन आती है। जो पिछली मशीन मैंने आपको दिखाई है वो सिंपल एक्सरसाइजर है, ये मसल के ऊपर डायरेक्टली असर करती है और उसी मसल को जिसकी हमें जरूरत है उसको बेहोश हो जाएंगे हमारे भाई, जिदा काम नहीं होनू तना तुसी करो ना। हाँ, बट बात ये कि देखिए जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में जिनको फालिज का इशू चल रहा है उनको इस लेवल पे फील नहीं होगा, उनको इसलिए इस लेवल पे फील नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इनकी सिचुएशन है जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। चलिए जी मैं ये वाला काम कर देती हूँ, असिस्टेंट वाला, हमारे भाई को फंसाया हुआ है हमने 100 चीज़ों के अंदर। ठीक है, सो बात ये जी सर, इसके बाद हम बैलेंस पे चलते हैं। बिल्कुल, इसके बाद हम बैलेंस की तरफ चलते हैं। अच्छा बैलेंस के बारे में बताइए सर। अच्छा बैलेंस के बारे में ये है कि ये आपके सामने एक बॉल है, हाफ बॉल है, और इसका काम ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द बैलेंस ऑफ बॉडी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो फालिज के पेशेंट्स होते हैं उनको पता नहीं लगता कि उनकी हाफ बॉडी कितना अच्छा काम कर रही है, तो डॉक्टर ऑब्वियसली साथ में खड़े होते हैं ताकि पेशेंट को गिरने से बचाया जा सके। और इसमें हम पेशेंट को इस तरह से वर्जिशें करवाते हैं कि पहले उनको सीधा खड़ा करते हैं, फिर आईज़ क्लोज करके बैलेंस करवाने की कोशिश करते हैं, फिर वो जैसे जैसे बेहतर होते जाते हैं तो हम 1 लेग पे चले जाते हैं और बैलेंस करवाते हैं, और इन द सेम में हम प्रोग्रेस करते रहते हैं। सो ये पूरा बैलेंस का एक फेज़ होता है। ये तो हमारी बॉल है, इसके साथ मशीन्स बड़ी बड़ी मौजूद हैं जो कि बैलेंस के ऊपर काम करती हैं और पेशेंट के बैलेंस को बेहतर करती हैं। बिल्कुल। और सर एक बात बताएं कि ये सब चीज़ें तो बंदा अपने घर में भी इसको परचेज करके रख सकता है। ये तो जिम्स में भी आप देखते हैं इन चीज़ों को, और आप सोचें कि आप तो जिम में भी एटलीस्ट इन दोनों चीज़ों को तो मैंने खुद भी फिजिकली देखा है, बैलेंस बॉल को, और इस पे लोग स्क्वाट्स भी करवाते हैं और डिफरेंट एक्सरसाइज भी कराते हैं। और ये नॉर्मल बंदे को भी ऑब्वियसली बैलेंस चाहिए होता है। इन द सेम वे हम पेशेंट्स के लिए बड़ा एहतियात से उनके साथ सपोर्ट्स दे के वॉकर्स दे के हम बैलेंस करवा लेते हैं। ये भी बैलेंस का ही बोर्ड है, और इस बैलेंस बोर्ड में भी हम लोगों को बैलेंस करवाते हैं और उनको खड़ा करते हैं और कहते हैं कि बैलेंस जो है वो अपना अचीव करें, ताकि उनको ये पता लग सके कि उनकी आधी साइड ऑफ द बॉडी, हाफ साइड ऑफ द बॉडी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा और ये वाइब्रेटर है, सिंपल जैसे ही हम इस पे खड़ा करते हैं पेशेंट को तो वाइब्रेशंस आती हैं, और इन वाइब्रेशंस का फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो जोड़ हैं उसके ऊपर कंटिन्यूसली ये वाली मूवमेंट्स आ रही होती हैं, और जोड़ को सेंस होती है कि जो है क्या हमारा एंगल जो है वो सही है कि नहीं है, उसे हम मेडिकल में कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। तो उसकी सेंस को ठीक करने के लिए हम इस मशीन को यूज़ करते हैं। व्हाट इज दिस? ये हैंड एक्सरसाइजर है, ये सिंपल रबर का बना हुआ है, और ये हैंड एक्सरसाइजर यूज़ होता है फॉर द एक्सरसाइजेज, अच्छा, हैंड के कंट्रोल के लिए। और इसका मकसद ये होता है क्योंकि फालिज का जो सबसे ज़्यादा नुकसान रह जाता है एट द एंड वो हाथ पे रह जाता है, तो हाथ पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हम बॉल्स यूज़ करते हैं, उसके लिए हम बड़े गैजेट्स यूज़ करते हैं। देखिए ना ये वाली चीज़ें तो घर पे भी, और बाय द वे जिनके जिस्म में सुबह सुबह उठ के उंगलियों में बहुत अकड़ाव फील होता है, स्टिफनेस होती है, उनके लिए ये स्ट्रेस बॉल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ये चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी और ऑस्टियोपोरोसिस में भी, तो ऑब्वियसली बट प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में तो आपको पता है हड्डियों का बुरबुरापन हो जाता है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एग्जैक्टली। एक चीज़ लास्ट जो मैं वॉक के लिए गाइड करना चाहूँगा कि वो मैट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो स्पेसिफिकली हमने डिज़ाइन किया हुआ है पेशेंट के लिए, और उस मैट का फ़ायदा ये है कि उसके ऊपर ना बाकायदा हमने फुटप्रिंट्स बनाए हुए हैं। उस फुटप्रिंट्स को देख के पेशेंट लर्न करता है कि कितने डिस्टेंस पे हमने पाँव रखना है, और क्या हमारी जो है ना पाँव के डिस्टेंस को हम मेंटेन रख के वॉक को बेहतर कर सकते हैं। और ये बच्चों के लिए भी बना हुआ है, ऑब्वियसली बच्चों को भी फालिज हो जाता है। ऐसे एग्जैक्टली। तो हम पेशेंट को कलर्स हमने वो रखे हुए हैं कि आई जो है वो कैचिंग हो और जो है इजीली वो ग्रास्प कर लें, क्योंकि बच्चे भी और बड़े भी इसको यूटिलाइज करते हैं। हमारा बैलेंस 3 चीज़ों से आता है। एक हमारे जॉइंट की सेंस से आता है, जैसे वाइब्रेटर मशीन है, दूसरा हमारा बैलेंस आता है हमारे कान के बैलेंस सिस्टम से, और तीसरा आता है विजन से। तो ये 3 चीज़ें बेहतर करना बहुत ज़रूरी होता है बैलेंस में। तो ये सारे गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करते हैं। तो वो जो सवाल है कि क्या पूरा फालिज ठीक हो जाता है, वाकई फिर ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।